स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बड़ा ही ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए, वर्ब को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अगर फाइनाइट वर्ब समझ जाएंगे तो नॉन फाइनाइट भी हमको समझ में आ जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार करते हैं उसे हम कहते हैं फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। दूसरा, जिस वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है उसे कहते हैं फाइनाइट। और जिस क्रिया पर टेंस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कर्ता को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल रखा, शी wants to play, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। इसे हमने दूसरा रखा, दे want to play। अब दोनों सेंटेंस में अंतर देखें। शी wants to play, वह खेलना चाहती है, they want to play, वे खेलना चाहते हैं। तो हम जब गौर करें तो यहाँ पर दो वर्ब है, एक want है और एक play है। एक यहाँ भी want है और play है, दोनों में अंतर क्या है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पर वर्ब को यस जोड़कर सिंगुलर बनाया गया, ठीक। तो इस वर्ब में सब्जेक्ट का असर पड़ा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इस क्रिया का प्रयोग हुआ, तो ये कौन सी वर्ब हुई, फाइनाइट। जबकि यहाँ भी देख लीजिए, और यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर जब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लग गई, इसमें एस नहीं जोड़ा गया। तो ये दोनों वर्ब किसके अनुसार लगी हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगी है। लेकिन ये जो टू प्ले और टू प्ले है, इसमें जो है सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ा है। सब्जेक्ट एक वचन था तभी प्ले, दे था बहुवचन था तभी प्ले। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो कहलाएगी नॉन फाइनाइट, और ये जो वर्ब है वो कहलाएगी फाइनाइट। तो क्या हमने यहाँ सीखा कि जिन वर्ब का प्रयोग कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार होता है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिस वर्ब पर कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, या जिस वर्ब पर टेंस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन प्रकार की होती है। यहाँ हम डाल सकते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये वर्ब सारी कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। तो क्या हो जाएगा, पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जेरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये जो है किसके भाग है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इन्फिनिटिव। तो जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो अब पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट में, और वो है हमारा कौन सा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ये क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करने से बनता है। क्या हमने बताया कि ये क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करने से बनता है, तथा ये वाक्यों में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है, और हिंदी अर्थ करने पर ना, ने और नी का भाव निकलता है। तो चलिए लिखते हैं, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाने से बनता है, पार्टिकल टू। ये हो गया हमारा। कैसे बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके पहले टू। अब ये काम करेगा, ये कार्य इसका होगा है, देखिए वर्ब, लेकिन वर्ब का काम नहीं है इसका,
इसका काम है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करना। है ही वर्ब, लेकिन वर्ब नहीं है और ना ही वर्ब का काम करता है, बल्कि किसका काम करेगा? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करेगा। तो अब इसका क्या रहा, हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? तो जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो अंत में क्या, या तो ना, या तो ने, या तो ने, आदि का भाव निकलेगा। तो इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि यह क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करने से बनता है और यह वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है और हिंदी अर्थ करने पर अंत में ना, ने, नी का भाव निकलता है। अब जो है यहाँ जो प्रश्न उठता है वो क्या है कि आखिरकार इस इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है, किस तरह से होता है? तो हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं यूज ऑफ इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का प्रयोग। ठीक, तो सेंटेंसेज में इंफिनिटिव का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है फुल इंफिनिटिव के रूप में और दूसरा होता है बेयर इंफिनिटिव के रूप में। फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। तो फुल इंफिनिटिव क्या होता है? जब इंफिनिटिव अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग होता है, तब इस तरह का इंफिनिटिव का प्रयोग क्या कहलाता है? फुल इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? जब इंफिनिटिव वर्ब से पहले इन पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं होता है तो वो कहलाता है बेयर इंफिनिटिव। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इंफिनिटिव है उसका हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव के रूप में। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कि फुल इंफिनिटिव क्या होता है। तो फुल इंफिनिटिव ने क्या बताया कि जब इंफिनिटिव वर्ब से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं फुल इंफिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं दोनों फर्क। जैसे आई वांट टू प्ले कार्ड्स, मैं ताश खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस वर्ब से पहले टू का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रयोग हो गया? फुल इंफिनिटिव। अब बात समझ में आ गई कि जब इंफिनिटिव वर्ब के पहले पार्टिकल टू का प्रयोग होता है तब वो कहलाता है फुल इंफिनिटिव। अब दूसरा हमारा क्या है? बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है कि जब इंफिनिटिव वर्ब के पहले पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं होता है तो वो क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव। इसको एग्जांपल के द्वारा देख ले। जैसे आई लेट हिम गो, दूसरा रूप लगाना है लेट। आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने दिया। जाने, नाने का अर्थ निकल रहा है, तो होना क्या चाहिए? आई लेट हिम टू गो। ठीक, लेकिन बट नॉट टू गो, लेकिन जो है टू गो का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है हमारा ग्रामर कह रही है कि लेट बिड मेक हियर सी क्राई प्लीज, इनके बाद हमें इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करना है। यहां लिख देते हैं लेट बिड मेक हियर सी क्राई प्लीज एटसेट्रा के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव
का प्रयोग होता है। ये हो गया। क्या कह रहा है कि लेट, बिड, मेक, हियर, सी, क्राई, प्लीज, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ जब इन्फिनेटिव आएगा तो वो कैसा होगा, वेयर होगा, अर्थात इन्फिनेटिव वर्ब तो लगेगी लेकिन उसके साथ पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो क्या हमने सीखा, इन्फिनेटिव का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, एज ए फुल इन्फिनेटिव और एज ए वेयर इन्फिनेटिव। दोनों को हमने समझा कि वेयर इन्फिनेटिव कब होता है और फुल इन्फिनेटिव कब होता है। तो अब आइए आते हैं कि आखिरकार इन्फिनेटिव कितने प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो हम कह सकते हैं दीज वर्ब्स हैव टू टाइप्स, कि इन जो है वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, अर्थात ये वर्ब्स दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सिंपल इन्फिनेटिव, या इसी को कहते हैं नाउन इन्फिनेटिव। और दूसरा हो गया जीरेंडियल इन्फिनेटिव, इसी को कहते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो जो हमारा इन्फिनेटिव कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, सिंपल इन्फिनेटिव जिसको हम और दूसरा कह सकते हैं नाउन इन्फिनेटिव, और जेरेंडियल इन्फिनेटिव और इसको कहते हैं दूसरा नाम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। तो पहला हमारा जो काइंड इन्फिनेटिव का वो क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव, या इसी को हमने और क्या नाम दिया, नाउन इन्फिनेटिव। अब यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है वो जब नाउन इन्फिनेटिव भी कहलाता है, इसका मतलब कि जो हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है वो सेंटेंसेस में 5 प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से कार्य करता है, 5 प्रकार से कार्य करता है। और उसमें से पहला हमारा जो नंबर है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसी कह सकते थे सब्जेक्ट टू वर्ब। भाई चूंकि जो है हमारा जो सिंपल इन्फिनेटिव है वो कहे का काम करता है, नाउन का, और नाउन वाक्य में क्या प्रकार से कार्य करता है, 5 प्रकार से। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं जब नाउन की तरह कार्य करता है तो पहला जो हमारा नाउन का फंक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो जिस तरह से नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकती है उसी तरह से जो हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है वो भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखें, टू वर्क इज वर्शिप। अब देखिए पूछते हैं, कर्म करना पूजा है, ठीक, या कर्म करना ही पूजा है। अब कौन सी चीज पूजा है, भाई कौन लगाने सब्जेक्ट मिलता है ना, तो कौन सी चीज पूजा है, काम करना। तो यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट के रूप में मिला वो एक क्रिया का रूप है लेकिन क्रिया नहीं है, और उसके पहले क्या लगा है, टू लगा है पार्टिकल, और हिंदी अर्थ करने पर क्या निकल रहा है, ना। तो क्या हो गया, ये इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट। क्या लिखा हमने, टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। तो भाई कौन सी चीज बुरी आदत है, झूठ बोलना, बोलना, ना नहीं नहीं। तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले पार्टिकल टू का प्रयोग करने से बनता है, हिंदी अर्थ करने पर ना नीने का अर्थ निकलता है, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव।
तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल जो देखे वो क्या है, यहाँ पर इन वर्ब्स के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात एक क्रिया के कर्ता के रूप में। अब दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दूसरा फंक्शन है हमारा इंफिनिटिव का, वो क्या है, किसी क्रिया के कर्म के रूप। अगर वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, he wants to play tennis, वो टेनिस खेलना चाहता है। अब ऑब्जेक्ट जो है हमें कैसे मिलता है, वर्ब के पहले किसे और किसको लगा करके, क्या लगा करके, तो भाई पूछ लीजिए क्या चाहता है, खेलना। क्या चाहता है, खेलना। नानी निकाल निकल रहा है, क्रिया का पहला रूप है, उसके पहले टू लगा, इसका मतलब क्या, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर जो इंफिनिटिव वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। दूसरा, आई रिफ्यूज्ड टू ओबे हर, मैंने उसका कहना मानने से मना कर दिया। भाई क्या मना किया, कहना मानने से। तो बोलिए यहाँ पर इन दोनों वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट के रूप में आए वो क्या है, इंफिनिटिव है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब तीसरा जो हमारा फंक्शन है वो इंफिनिटिव का, वो क्या है, सी नंबर, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसी को कहते हैं गवर्नड बाय प्रीपोजिशन। इसी को और क्या कहते हैं, गवर्नड बाय अ प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब ये एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब हमारा इंफिनिटिव किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रयुक्त होता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है, तब इस तरह का उसकी स्थिति, इस तरह का प्रयोग उसका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। The train is about to arrive, रेलगाड़ी आने वाली है, रेलगाड़ी आने को है। तो देखिए ये हमारा इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव बाद क्या है, ये है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमारा इंफिनिटिव है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का। तो इस तरह की स्थिति क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, he does nothing but to play। कह रहा है he does nothing but to play, वो खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता था, तो खेलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इंफिनिटिव आपको समझाने के लिए रखा, लेकिन हमारी ग्रामर कह रही है कि बट के बाद भी इंफिनिटिव आने पर पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने समझाने के लिए रखा, लेकिन यहाँ जो बट है ये कनेक्टिव वर्ड नहीं है, ये प्रीपोजिशन का यहाँ काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन काम कर रहा है। और ये जो इंफिनिटिव है वो बेयर इंफिनिटिव के रूप में आकर के इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये स्थिति हमारी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब अगला आता है डी नंबर, चौथा नंबर। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन, अर्थात जब किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है तब वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंप्लीट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पर जो है इंफिनिटिव क्या काम करेगा, किसी वर्ब के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, he is to complete it, उसे इसे पूरा करना है। तो देखिए यहाँ वर्ब कौन है, इज।
अगर ये वहाँ इन्फिनेटिव ना आता तो हम कल इतना क्या कराते कि वह है, यह है, वह उसे है। अब क्या है, इसे पूरा करना। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव। तीसरा एक और कर सकते हैं, टू डू इज टू लर्न। देख लेते हैं दोनों का अर्थ। ये वर्ब है, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है। पहले सबसे पहले इस वर्ब का सब्जेक्ट देखें तो कौन सी चीज विश्वास करना है, देखना। तो यहाँ पर इस वर्ब का ये तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इससे तो हमें लेना नहीं है, क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट। तो देख कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब इस क्रिया के जो अर्थ को पूरा कर दे वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देख रहा है, देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, क्या है, विश्वास करना। तो ये जो इन्फिनेटिव है इसने इस वर्ब के अर्थ को पूरा कर दिया। अगर ये इन्फिनेटिव ना होता तो कल इतना ही क्या करना जाते, देखना है, देखना है, देखना है। इसी तरह इसको देखें, टू डू इज टू लर्न, करना ही सीखना है। तो करना है, करना है, करना है, करना है, क्या है, सीखना। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है, यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव दोनों आए, इन वर्ब का क्या काम कर रहे हैं, एज कॉम्प्लीमेंट के काम। अगला नंबर हमारा है, जो लास्ट नंबर है फंक्शन हमारा इन्फिनेटिव का, और वो है हमारा केस इन अपोजिशन विथ डमी इट। डमी क्या होता है, अर्थहीन। इसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, और उसके आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के और इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं। हमारे वीडियोज में ये इट का प्रयोग पढ़ा हुआ है, और आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो चलिए, कहता है केस इन अपोजिशन विथ डमी इट, जो हमारा डमी इट है उसके अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन क्या होता है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अर्थात जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के बाद आकर के उसका वर्णन करती है और दोनों से एक ही व्यक्ति या वस्तु प्रकट होता है, तब ये स्थिति क्या कहलाती है, केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन। तो यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव है वो नाउन के बगल में ना आकर के किसके बगल में आएगा, इट के बगल में। अर्थात जब सेंटेंस में ये लगे, ये प्रतीत हो कि हम जो है इन्फिनेटिव के स्थान पर इट का प्रयोग कर सकते हैं या इट के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, तब ये स्थिति हमारी कहलाती है केस इन अपोजिशन विद डमी इट। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। क्या कर रहा है कि बिना पानी के जीना असंभव है। यहां पर अभी हमने सब्जेक्ट ग्रुप में क्या प्रयोग किया, इट, जो कि डमी इट है। ठीक, अब अगर इसकी जगह हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दें सेंटेंस के अर्थ में कोई फर्क ना पड़े, तब ये स्थिति हमारी कहलाएगी केस इन अपोजिशन विद डमी इट। तो देखते हैं प्रयोग करके, अगर सेंस में, सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो ऐसा प्रयोग हमारा कहलाएगा डमी इट विद केस इन अपोजिशन। अब इसी को हम कह सकते हैं टू लिव। तो हमने क्या बताया था कि जब हम इट के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर लें, इन्फिनेटिव के स्थान पर इट का प्रयोग कर लें, तो वही प्रयोग हमारा कहलाएगा केस इन अपोजिशन। हम इसको कर रहे हैं टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। दोनों का सेंस देख लेते हैं, दोनों का अर्थ में अगर कोई अंतर नहीं पड़ा है तो हमारा जो प्रयोग है वो सही है। तो पहला है इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के जीना असंभव है। इसमें टू लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के जीना इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो सेंटेंस में कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हमारा प्रयोग हुआ सिंपल इन्फिनेटिव में या नॉन इन्फिनेटिव में। जो फंक्शन है उसके इन्फिनेटिव के पांचों जो कार्य है वो हमने आपको बताया। अब इन्फिनेटिव का हमारा जो दूसरा काइंड है, अभी हमने सिंपल इन्फिनेटिव कवर किया, इसको हम नॉन इन्फिनेटिव कर रहे थे। अब दूसरा कौन सा आ रहा है, जीरेंडियल इन्फिनेटिव। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे
जेरेंडियल इन्फिनेटिव, या इसी को और क्या नाम हम लोग दे रहे थे, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ये है। तो आप देखिए जेरेंडियल इन्फिनेटिव सेंटेंस में क्या काम करता है, तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा था, नाउन का। तो नाउन सेंटेंस में कितने प्रकार से कार्य करता है, 5 प्रकार से, वो भी हमने पढ़ा। अब ये जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, जैसा इसको हमने कहा क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, तो क्वालिफाई करने के लिए 2 वर्ड आते हैं, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। तो पहला हम इसको प्रयोग करेंगे एज एडजेक्टिव के रूप में और फिर करेंगे एज एडवर्ब के रूप में। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एज एन एडजेक्टिव, इसका पहला प्रयोग हो गया एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस एप्पल इज स्वीट टू ईट। ठीक, क्या कह रहा है, ये सेब खाने में मीठा है। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है वो किसके बाद प्रयोग हो रहा है, स्वीट की, और स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कहलाएगा क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव या जेरेंडियल इन्फिनेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव है और इसके बाद हमारा जो इन्फिनेटिव आया है, तो यहाँ पर इसको ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का प्रयोग हो गया हमारा एज एन एडजेक्टिव। अब दूसरा नंबर आता है एज एन एडवर्ब। एज एन एडवर्ब, तो देखिए इसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, गिव हिम अ चेयर। तो अब जब हमने क्या लिखा, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। तो यहां पर जो हमारा इन्फिनेटिव है वो क्या है, सिट, जो कि जो है क्या प्रकट कर रहा है, पर्पज। क्या प्रकट कर रहा है, पर्पज। और उद्देश्य प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब का। तो यहाँ पर जो है जो हमारा इन्फिनेटिव है वो क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। एक दूसरा सेंटेंस, ही वेप्ट बिटरली टू सी द साइट। वो दृश्य को देखकर फूट फूट कर रोया। तो यहाँ पर क्या है, उसके रोने का कारण क्या है, उस दृश्य को देखना है ना, दृश्य को देखना। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव वो क्या वर्ड कर रहा है, काज, कारण। तो ये कारण वर्ड करने के लिए, पर्पज वर्ड करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, एडवर्ब क्लास का। तो यहाँ पर हमने देखा कि जेरेंडियल इन्फिनेटिव हमारा किस तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब का प्रयोग। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग कितने प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। और आशा है कि ये जो वीडियो है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा और आपको पढ़ने में इसको इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।